उम्मीद करता हूँ कि डेली हम जो पढ़ रहे हैं आप घर जाके रिवाइज कर रहे हैं इंशाल्लाह, और टेस्ट भी दे रहे हैं। ये तो कमाल बात हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं था कि टेस्ट चैप्टर 6 का आ गया? चलें, बचा हो गया। क्योंकि मुझे एकदम से ख्याल आया कि वो उधर तो मैंने बताया नहीं कि क्लास में हमने अचानक से चेंज कर लिया है। तो चैप्टर 7 में हमें परफॉर्मेंस समझ आई कि परफॉर्मेंस का मतलब है कि दो बंदे, दोनों ने एक दूसरे से रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया हुआ है और दोनों अपने अपने हिस्से का काम कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि पहले एक बंदा परफॉर्म करेगा, फिर दूसरा बंदा परफॉर्म करेगा। अगर ऑर्डर तय हुआ हुआ है और ऑर्डर नहीं तय हुआ हुआ तो क्या होगा? जो मार्केट में नॉर्म चल रही है हम उसको फॉलो करेंगे। फिर हमने कहा एक साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का रूल भी है कि दोनों ने मिल के परफॉर्म करना है, दोनों ने साथ साथ परफॉर्म करना है। तो आपने तब तक नहीं परफॉर्म करना जब तक दूसरा बंदा रेडी ना हो। तो अब हमें परफॉर्मेंस की जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है। अब हम परफॉर्मेंस में मज़ीद आगे आते हैं। चैप्टर 7 के बाद चैप्टर 6 काफ़ी आसान हो जाता है, चीज़ें इसमें थोड़ी सी क्लैरिफाइड हो जाती हैं। एक तो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो ग्रुप का मसला आया हुआ था, जो फर्स्ट ग्रुप फुल हो गया था, सेकंड ग्रुप कल भी ये मेरे पास स्लाइड गलत आ गई थी। तो ग्रुप 2 का QR कोड ये है और नीचे लिंक दिया हुआ है। तो जो लोग वही अच्छे कैमरों के साथ इसको स्कैन कर सकते हैं। जो ग्रुप 1 में उनके लिए ये नहीं है, ये उनके लिए जो क्लास का हिस्सा है फिज़िकली या ऑनलाइन, और उसके बाद उनको डाटा नहीं मिल रहा क्योंकि ग्रुप फुल हुआ हुआ है, वो ग्रुप में एंटर नहीं हो पा रहे। तो ये ग्रुप 2 का QR कोड है, वो कैमरे से स्कैन हो सकता है, वो यूट्यूब की वीडियो के ऊपर भी स्कैन हो सकता है। और इसी तरह से नीचे इसका टेक्स्ट दिया हुआ है, अगर किसी से स्कैन नहीं हो रहा तो ये वाला टेक्स्ट लिखेंगे तो बात बन जाएगी। तो इससे ग्रुप 2 में हमने उसके लिंक जगह जगह फॉरवर्ड तो किए हैं, लेकिन जो क्लास के एक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप 1 तक नहीं पहुंच पा रहे, उनको ग्रुप 2 के लिंक का नहीं पता, तो ये लिंक जो है वो दे दिया है ताकि आप, मैं लेक्चर एंड पे भी इसको दोबारा से डिस्प्ले कर दूँगा। तो अगर आप में से किसी को चाहिए हो या ऑनलाइन चाहिए हो तो वो उसको स्कैन कर सकते हैं। पढ़ाई शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस, ये चैप्टर में पेजेस ज़्यादा हैं लेकिन बातें उतनी ज़्यादा नहीं हैं, और टेक्निकलिटी वाइज जो है वो एक दो चीज़ें इस तरह की हैं जिस पे डिस्कशन हो। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कैसे करेंगे। कल हमने समझा कि कौन परफॉर्म करता है, किसके अगेंस्ट परफॉर्म करता है। परफॉर्मेंस अगर ज़्यादा बंदे दे रहे हों तो वो कितने बंदे परफॉर्म करते हैं, किसके अगेंस्ट परफॉर्म करते हैं। डिमांड करने वाले अगर ज़्यादा बंदे हों तो कितने डिमांड करते हैं और किससे डिमांड करते हैं। तो हम एक गोल्डन रूल पे पहुंचे थे कि सब्जेक्ट को तोड़ा नहीं जा सकता, ऑब्जेक्ट को तोड़ सकते हैं। तो अगर परफॉर्म करने वाले 2-3 बंदे हैं तो वो मिलके परफॉर्म करेंगे। जिसके अगेंस्ट परफॉर्म करेंगे वो कम बंदे भी हो सकते हैं, वो उनको तोड़ सकते हैं। डिमांड करने वाले जो डिमांड करेंगे वो मिलके करेंगे, और जिससे डिमांड करेंगे उसको तोड़ा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि 2 एक्शन हो रहे हैं, एक परफॉर्मेंस और एक डिमांड फॉर परफॉर्मेंस। अब ICAP के पेपर में सवाल में आप ये देखेंगे कि एक बंदे ने या तो परफॉर्मेंस की होगी या एक बंदे ने दूसरे से परफॉर्मेंस डिमांड की होगी। तो आपने देखना ये है कि वो परफॉर्मेंस कर रहा है या परफॉर्मेंस डिमांड कर रहा है। परफॉर्मेंस कर रहा है तो जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो कंबाइन करेंगे, और जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं उनको तोड़ा जा सकता है। तो ये पास पेपर के बहुत सारे सवालों में आपको ये मिथ नज़र आएगी। उसकी जो वीडियो है अगर वो भी आपने देखी हो, या जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वो वीडियो भी आपको हेल्प करेगी, जिसमें हम ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परफॉर्मर्स, बहुत ज़्यादा प्रोमिसर, बहुत ज़्यादा प्रोमिसीज होते हैं, तो फिर उसमें ये रूल अप्लाई होता है। अब कौन करेगा, किसके अगेंस्ट परफॉर्म करेगा, किस टाइम पे करेगा, किस डेट पे करेगा, नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, अगर प्रॉब्लम आएगी तो फिर क्या होगा। आज अब देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से परफॉर्म होता है। रादर आई वुड से कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से डिस्चार्ज होता है। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे ख़त्म हो सकता है। वर्ड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का कानूनी तरीके से ख़त्म हो जाना। चैप्टर 7 में हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन भाई शायद कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी, आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये कह सकते हैं जो भी सब्जेक्ट होगा, यानी फॉर एग्जांपल वो प्रोमिसर होंगे तो आप कहेंगे बाय रूल प्रोमिसर्स अलग नहीं हो सकते, ये मिलके परफॉर्म करेंगे। अगर डिमांड हो रही हो तो आप कहें बाय रूल प्रोमिसी इकट्ठे डिमांड करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने में भी मसला नहीं है, क्योंकि एक बंदा एक काम कर रहा है और दूसरे पे वो काम किया जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, चैप्टर 2 से लेके 5 तक बन गया, एसेंशियल पूरे हो गए, अभी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कैसे होगा।
कई तरीके से ख़त्म हो सकता है। अगर अचानक से ये इलीगल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। अगर अचानक से इसमें कोई इम्पॉसिबिलिटी आ जाए, भाई कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त वो इलीगल नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त एक बंदे ने दूसरे से कुर्सियां ख़रीदने की डील की और अचानक से पाकिस्तान में कुर्सियों का बेचना बैन हो गया, गवर्नमेंट कोई नया लॉ ले आई और उन्होंने कहा अब कोई कुर्सियाँ नहीं बेचेगा। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वो वैलिड था, लेकिन बाद में वो वॉइड हो गया। क्यों वॉइड हुआ? इलीगैलिटी की वजह से वो इलीगल हो गया। सम टाइम इम्पॉसिबल हो जाता है। एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वो चीज़ पॉसिबल थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो इम्पॉसिबल हो गया। सम टाइम एक कॉन्ट्रैक्ट बना है और बीच में किसी ने गड़बड़ कर दी, ब्रीच हो गई। जब ब्रीच हो जाएगी तो क्या होगा? हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि जो मजलूम है उसके पास ये इख्तियार आ जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के बाद अपने राइट्स जो है ना वो उसको अवेल कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट चलते हुए इम्पॉसिबल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट चलते चलते इलीगल भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने का एक तरीका ये है कि परफॉर्म हो जाए। परफॉर्म होने से भी तो ख़त्म हो जाएगा ना। ख़त्म होने का मतलब क्या है? डिस्चार्ज का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अब सारी राइट्स, सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई, जो जिम्मेदारियाँ थीं अदा हो गई हैं या अब अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली एनफोर्सेबल होता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का मतलब है कि अब कानूनी तौर पर उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं रही, उस कॉन्ट्रैक्ट को अब ख़त्म हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ इम्पॉसिबिलिटी से, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ इलीगैलिटी से, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया ब्रीच की वजह से, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो सकता है परफॉर्मेंस की वजह से भी। भाई ए ने बी को कुर्सियाँ देनी थी, बी ने उसे पैसे देने थे, उसने कुर्सी दे दी, उसने पैसे दे दिए, अब ये कागज़ बेकार हो गया है। जिस कागज़ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था वो कागज़ अब डिस्चार्ज हो गया है। समटाइम पार्टीज़ आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करके भी कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर लेती हैं। अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लें तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है और नया वाला कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो इस चैप्टर में इन्होंने इस तरह से एक मैप तो नहीं बनाया, लेकिन दिस चैप्टर मेनली डील्स विद डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे ख़त्म होता है उसके ऊपर बात की है। उसमें कॉन्सेप्ट है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिस पे थोड़ी सी ज़्यादा डिस्कशन की है, और उसके बाद फिर अलग अलग मोड्स ख़त्म होने के बताए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का मशहूर ज़माना तरीका कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए। हमने बात की कि ए ने बी को कहा मैं तुम्हें कुर्सियाँ दूंगा, बी ने कहा मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ए ने कुर्सियाँ दे दी और बी ने पैसे दे दिए, समझें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया तो डिस्चार्ज हो गया, ख़त्म हो गया, अब उसमें कोई लीगैलिटी बाकी नहीं बची। कल ही हमने एक सिचुएशन देखी थी कि ए बी को कुर्सियाँ देने की कोशिश तो कर रहा है, वो कुर्सियाँ देने के लिए आता है, लेकिन बी इनकार कर देता है। एक बंदा काम करना चाह रहा है और सामने वाला बंदा इनकार कर देता है। क्या रूल पढ़ा था फिर हमने कि अगर एक बंदा दूसरे को रोक देता है तो फिर अब वो दूसरा बंदा आज़ाद हो जाएगा और वो इसके ख़िलाफ़ कंपनसेशन कर सकता है। वो कह सकता है जी मैं रेडी था, मैं चीज़ सप्लाई कर रहा था, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ये था कि पहले मैंने कुर्सियाँ देनी थी, बाद में उसने पैसे देने थे। तो कुर्सियाँ देने वाला कुर्सियाँ देने की कोशिश कर रहा है और दूसरे बंदे ने कुर्सियाँ रिसीव नहीं की, तो इसको हम कहते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, कोशिश की है परफॉर्म करने की, लेकिन दूसरे बंदे ने आपको परफॉर्म नहीं करने दिया। चूँकि आपने कोशिश की, अब आप जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए, अब आपके ऊपर किसी किस्म की कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। बग़ैर कुर्सियाँ दिए आप अदालत में जाके कह सकते हैं कि मेरा इतने रुपए का नुकसान हो गया, आप कंपनसेशन मांग सकते हैं। किताब वो कहते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहेंगे। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव बीन परफॉर्म व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ईदर परफॉर्म, या तो पार्टीज परफॉर्म कर लें और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, या पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट इसको परफॉर्म कर लें या ऑफर टू परफॉर्म करें। या तो परफॉर्मेंस दे दें या कहें कि मैं परफॉर्म करने लगा हूँ और फिर दूसरा बंदा हो सकता है इनकार कर दे। तो परफॉर्मेंस से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से भी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे परफॉर्मेंस क्या है तो आप कहें परफॉर्मेंस या तो असल में परफॉर्मेंस है या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है। असल में परफॉर्मेंस का मतलब है कुर्सी वाले ने कुर्सी दे दी, पैसे वाले ने पैसे दे दिए। और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है? कुर्सी वाले ने कुर्सी देने की कोशिश की लेकिन इस बंदे ने मना कर दिया, कोई रुकावट डाल दी, अगले बंदे को परफॉर्म नहीं करने दिया, तो अब वो आज़ाद हो जाएगा। तो या तो आपने परफॉर्म करना है या ऑफर टू परफॉर्म करना है। किताब को लगा शायद बात नहीं समझ आई, उन्होंने फिर से समझाया। पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज़ को या तो परफॉर्म करना है
ये ऑफर टू परफॉर्म करना है अपने अपने हिस्से का प्रॉमिस, अनलेस इट इज़ डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ। हर पार्टी ने या परफॉर्म करना है या परफॉर्म करने की कोशिश करनी है, अनलेस कि आपको एक्सक्यूज़ दे दिया हो किसी लॉ ने। भाई ए ने बी को कुर्सियाँ सप्लाई करनी थी और कानून वालों ने कह दिया कुर्सियों की सप्लाई मना है, तो इसका मतलब है कि अब ए पे पाबंदी लॉ ने लगाई है, ए इज़ एक्सक्यूज्ड, अब ए के लिए परफॉर्मेंस देना ज़रूरी नहीं है। याद है हमने कहा था ब्रीच भी तब होती है जब एक बंदा अपने हिस्से का परफॉर्मेंस नहीं करता, अनलेस उन केसेस में जहाँ एग्जम्पशन मिली हुई है। तो एग्जम्पशन कहाँ मिली हुई है? जहाँ इलीगैलिटी आ जाए या इम्पॉसिबिलिटी आ जाए। इन दो केसेस में आप बाउंड नहीं है कि आपने अब परफॉर्म करना है क्योंकि लॉ ने या सिचुएशन ने आपको रोक दिया है। तो हर बंदा या तो परफॉर्म करेगा या ऑफर टू परफॉर्म करेगा, अनलेस कि उसको किसी लॉ वगैरह ने रोक दिया हो। तो परफॉर्मेंस का मतलब है एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। डन। परफॉर्मेंस की टाइप, क्या तो आपको लगा कि शायद उस जुमले में ना समझ आया हो, तो अब ये दो कैटेगरीज बना के समझाएंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? व्हेन द प्रोमिसर हैज़ मेड द परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर आपने परफॉर्मेंस दे दी एंड इज एक्सेप्टेड बाय द प्रोमिसरी इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। इज ए ने बी को परफॉर्म करने की कोशिश की और बी ने मान भी लिया और परफॉर्मेंस हो भी गई। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जब एक बंदा अपने से की जिम्मेदारी अदा कर दे और दूसरा बंदा किसी किस्म की रुकावट ना डाले तो हम कहेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है? प्रोमिसर हैज़ मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बट द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसर इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसरी। उसने एक ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया, उसने कहा भाई मैं कुर्सियाँ लेके आने लगा हूँ, प्रोमिसरी ने मना कर दिया है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो नोन एज टेंडर। इसका एक दूसरा वर्ड भी है टेंडर। तो टेंडर अगर आपको कभी लिखा नजर आए तो इसका मतलब है वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का जिक्र कर रहे हैं। तो हो सकता है पेपर में आपसे कहें बताओ टेंडर क्या होता है, टेंडर के क्या रूल्स हैं। तो क्या हमें एक्चुअल और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस समझ आ रही है? अब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मस्ट बी अ प्रॉपर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अगर एक बंदा कहता है मैं परफॉर्म करना चाह रहा था, फॉर एग्जांपल एक बंदा ना अचानक से अदालत पहुंच जाए और कहे मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाह रहा था लेकिन इसकी शक्ल देख के मुझे लगा कि इसका दिल नहीं है कि मैं परफॉर्म करूं, तो अब मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे दी है, अब मुझे कंपनसेशन दिलाई जाए। तो अदालत कहेगी नहीं भाई आपने प्रॉपर तरीके से ऑफ़र ही नहीं किया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तो तब होगी जब आप प्रॉपर तरीके से ऑफ़र करेंगे। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस तब वैलिड मानी जाएगी जब प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मोड में ऑफ़र की जाए। ए ने बी को मिस कॉल दी और बाद में अदालत पहुंच गया जी मैंने उसको मिस कॉल दी थी, उसने उसके बाद मुझे कॉल बैक नहीं किया तो मेरी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई, तो ये भी गलत है। अच्छा ए को कॉल की, ए ने उठा ली, उसने कहा मैं रात 3 बजे तुम्हारे पास कुर्सियाँ लेके आ रहा हूँ। ओके यार रात 3 बजे कुर्सियाँ कौन लेके आता है? मतलब कुर्सियाँ दिन के वक्त सप्लाई होंगी, बिज़नेस की डील है, बिज़नेस में लोग मौजूद हैं, आपने दिन के वक्त कुर्सियाँ सप्लाई करनी है, रात के वक्त कुर्सियाँ सप्लाई नहीं करनी है। रात के वक्त तो फूड पांडा आता है, रात के वक्त तो खाना आता है, रात के वक्त तो यानी कि ये दिन के काम है, कुर्सियाँ मेज़ें फलाना ये बिज़नेस, तो आप मुझे दिन में सप्लाई करेंगे तो मैं मानूंगा। वो पहुंच गया अगले दिन अदालत, कहता जी मैंने इसको ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस दी है, इसने मुझे इनकार कर दिया। तो क्या ये एक मुनासिब बात थी? नहीं। ए ने बी से तय किया था कि 25 जुलाई को दिन में किसी भी टाइम पे वो उसको कुर्सियाँ डिलीवर कर देगा। वो उसको सुबह के करीब जो है वो सब्ज़ी वाले के पास सब्ज़ी ख़रीदता नज़र आया। ए ने बी के पास जाके कहा भाईजान वो कुर्सियाँ डिलीवर कर दूँ आपको? उसने कहा यार मैं अभी सब्ज़ियाँ ले रहा हूँ, मेरे तो हाथ में शॉपर वगैरह है, मैं बिज़नेस लोकेशन पे जाऊँगा तो वहाँ आना, वहाँ पे बात करेंगे। ये एक मुनासिब जगह थोड़ी है कि आप सब्ज़ी की दुकान पे मुझे कुर्सी डिलीवर करने की बात कर रहे हैं। वो नाराज़ हो गया और अदालत में जाके कहा मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस दे दी है, इसने नहीं कबूल की। तो इसका मतलब अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के कुछ रूल्स होने चाहिए जी। वो कह रहे हैं हो सकता है मुआहदा भी इसी तरह से चलते फिरते हुआ हो। तो पॉइंट इज़ कि अगर तो इसी तरह से चलते फिरते मुआहदा हुआ है और डील ये हुई है कि ये इसी तरह की ऑफ़र है और ये इसी तरह की इसकी परफॉर्मेंस होगी, फिर तो बात और है। लेकिन अगर मैं रेगुलर बात करूं तो कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए हम कहेंगे कि एक प्रॉपर ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस वो है जो सही जगह पे की जाए, सही बंदे को की जाए, सही तरीके से की जाए, सही टाइम पे की जाए और तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाए। ए ने बी से कहा कि मैं कुर्सियाँ लेके आपके दरवाज़े पे खड़ा हूँ
और आपके बिज़नेस के दरवाजे पे खड़ा हूँ, आप आए मेरे से माल वसूल कर लें। बी ने कहा मैं वसूल कर लूँगा लेकिन एक दफ़ा मेरे लोग आके चेक कर लें कि ये कुर्सियाँ उसी क्वालिटी की हैं जो मैंने आपको ऑर्डर किया था। ये नाराज़ हो गया और अदालत चला गया। उसने कहा जी मैं कुर्सियाँ देना चाहता था, वो कुर्सियाँ लेना नहीं चाह रहा। तो क्या इन्हें अच्छा किया? ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि प्रोमिजी के पास रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उन चीज़ों को देखने की। प्रोमिजी को पूरा राइट है कि वो अच्छी तरह से कंफर्म कर ले कि ए विलिंग है या नहीं। ए के पास कुर्सियाँ नहीं आई, ए ने सुबह उसके पास कुर्सियाँ आनी थी, उसने बी को भिजवा देनी थी, सुबह कुर्सियाँ नहीं आई। ए ने सोचा अब क्या होगा, ये तो ब्रीच मेरे ज़िम्मे पड़ जाएगी। बी को कॉल किया, उसका कुर्सियाँ लेके आ जाऊँ। बी ने कहा तुम्हारे पास हैं कुर्सियाँ? नहीं, वो मेरा मसला है, वो मैं कहीं ना कहीं से कुर्सियाँ ले आऊँगा, आप बताओ कुर्सियाँ ले आऊँ। अब बी को अगर पहले से ही पता है कि ए के पास कुर्सियाँ पड़ी नहीं हैं और बी कहता है कि अच्छा अगर तुम्हारे पास कुर्सियाँ हैं तो मैं नुमाइंदा भेजता हूँ, ज़रा उसे दिखा दो तुम्हारे पास कुर्सियाँ पड़ी हैं, फिर ले आना, कोई बात नहीं। क्योंकि बी को लग रहा है कि मैं इधर 4 घंटे इंतज़ार करता रहूँगा, ए कुर्सियों समेत आएगा नहीं क्योंकि ए के पास कुर्सियाँ नहीं, मैं अपना बिज़नेस रोक के बैठा रहूँगा। तो अगर बी ये कहता है कि मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ कि आर यू विलिंग, तो ए उसको इनकार नहीं करेगा। और अगर ए कहता है मैंने कुर्सियाँ ला के देनी है और विलिंग भी नहीं होता उसको शो करने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास सारी चीज़ें पूरी हैं, तो भी एक वैलिड नहीं मानी जाएगी। ऑफ़र परफॉर्मेंस करते हुए ए ने बी को कॉल की, उसने कहा अगर आज मेरा मूड अच्छा हुआ तो मैं आपके पास कुर्सियाँ ले आऊँगा। तो क्या ये एक वैलिड बात है? आपने तो कंडीशन ऐड कर दी। तो अब यहाँ किताब हमें यही बताने की कोशिश कर रही है और किताब गई, ठीक है। ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड होगी अगर कुछ शर्तें हों उसमें। नंबर 1, वो अनकंडीशनल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कहें ये कंडीशन पूरी होगी तो मेरी ऑफ़र वैलिड है, अगर ये कंडीशन नहीं तो ऑफ़र भी नहीं। तो ऑफ़र के वैलिड होने के लिए अनकंडीशनल होना चाहिए। अब ये सादा ऑफ़र नहीं है, एक ऑफ़र एक्सेप्टेंस होती थी, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब दोनों पार्टीज़ ने परफॉर्म करना है, तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, ये ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस है। तो ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए, प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए, प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए। Promisee may have a reasonable opportunity of determining that promiser is able and willing to do. Promisee को ये पूरा इख्तियार है कि वो अगर ये देखना चाहता है कि क्या Promisee able और willing to do है या नहीं है, तो वो ऐसा कर सकता है। Then Promisee must have reasonable opportunity of seeing that things offered is the same as was promised. उसके पास ये पूरा इख्तियार है कि वो एक दफ़ा चेक कर ले कि जो बातें तय हुई थी ये वही हैं। अब अगर वो चेक कर रहा है तो ए ने ये नहीं कहना कि ये तो जुल्म हो गया, इसने तो मेरी ऑफ़र को कबूल नहीं किया। वो उसके पास राइट है कि वो एक दफ़ा कंफर्म कर ले कि एग्जैक्टली ये वही चीज़ें हैं या नहीं। और फिर अगेन अगर ऑफ़र आपने सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस को किया है, सेम लीगल कॉन्सिक्वेंस एज ऑफर टू ऑल। आपने ऑफ़र परफॉर्मेंस करनी है, आपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करनी है, आप परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हैं सब्जेक्ट और सामने हैं जॉइंट प्रोमिसेस। रूल क्या था? आप ऑफ़र कर रहे हैं परफॉर्मेंस करने का और सामने हैं 3-4 जॉइंट प्रोमिसेस, तो आप उनमें से किसी को भी ऑफ़र कर सकते हैं, आप उन्हें तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा भाई अगर जॉइंट प्रोमिसेस हों और उनमें से किसी एक को ऑफ़र किया तो समझा जाएगा कि सबको ऑफ़र कर दे, उसके सेम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस आप पूरे ग्रुप को इकट्ठे करें या उसमें से किसी एक बंदे को भी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दें, मान लिया जाएगा कि आपने उस पूरे सारे जॉइंट प्रोमिसेस के अगेंस्ट अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दिया है। जी, अब अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस सही नहीं है तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे कि परफॉर्म करने वाले ने अभी परफॉर्म नहीं किया। ब्रीच तो नहीं कंसिडर होगा, लेकिन परफॉर्म करने वाला या अटेम्प्ट करने वाला बंदा अदालत जाके नहीं कह सकेगा कि मुझे मेरे राइट्स दिलवाएं। अगर वो कोई कंडीशन रखे, हाँ, अब अगर वो कंडीशन रखे तो दूसरे बंदे को चाहिए कि उसे कहे भाई हमारा तुम्हारा ये तय नहीं हुआ था, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। और उसके बाद अगर ए नाराज़ होकर परफॉर्म ना करे, अब हम कहेंगे उसने ब्रीच कर लिया। लेकिन ए अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस गलत तरीके का करता है तो बी को चाहिए कि उसे बताए कि ये मुनासिब नहीं है। मतलब वो उसने कहा कि भाई सब्ज़ी वाले की दुकान है, यहाँ नहीं, बिज़नेस प्लेस पे, रात 3 बजे का टाइम है, मुनासिब टाइम नहीं है दिन के वक्त। तो अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस गलत है तो प्रोमिसी को चाहिए कि वो बता दे कि ये गलत है और इसको यूँ ठीक किया जा सकता है। और अगर प्रोमिसी ओके है, मुतमईन है और चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाती हैं, फिर कोई मसला नहीं। एट एनी गिवन टाइम पार्टीज़ आपस में मुशावरत से, आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से कुछ भी तय कर सकते हैं। तो क्या ये सारी बात समझ आई? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? ये हमें कॉन्सेप्ट समझ आया। फिर आगे एक बड़ा मज़ेदार सा
सिस्टम है। रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस बताती है किताब हमें 3। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से एक भी रूल हमने याद नहीं रखना, इसलिए नहीं कि गैर ज़रूरी हैं, इसलिए कि हम चैप्टर 7 में ये सारी बात पढ़ चुके हैं, इधर सिर्फ रिपीट हो रही है। तो चैप्टर 7 पढ़ने के बाद चैप्टर 6 में ये बड़ा फ़ायदा होता है कि कुछ चीज़ें आपको रिपीट होती हुई मिलती हैं। देख लेते हैं, हो सकता है कोई नई बात मिल जाए। इफ़ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय प्रोमिजी, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी प्रोमिजर ने, एक्सेप्ट किसने नहीं की? प्रोमिजी ने। प्रोमिजर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। उसने कहा मैं कुर्सियाँ लाना चाहता हूँ, बी ने मना कर दिया। अब यहाँ कोई ये नहीं कहेगा कि ए ने नॉन परफॉर्म किया है। ए ने परफॉर्म करने की कोशिश की है, परफॉर्म करने की कोशिश इक्वल टू परफॉर्मेंस। तो ना तो उसको नॉन लोग कहेंगे कि तुमने परफॉर्मेंस नहीं की, नॉट डज ही देयर बाय लूज हिज राइट ऑफ कंपनसेशन एंड रिसेशन। तो एक तो वो कुर्सियाँ सप्लाई करना चाहता था, दूसरे ने मना कर दिया, तो ना तो अब कुर्सियाँ सप्लाई करने की जिम्मेदारी रह गई उसके ऊपर, ना ही उसका राइट ख़त्म हुआ है। यानी कि अब वो केस भी कर सकता है, बगैर कुर्सियाँ सप्लाई की अदालत में जाके कह सकता है मैं कुर्सियाँ सप्लाई करना चाहता था, इस बंदे ने मुझे रोक दिया। तो ये वही वाला रूल है कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वाले ने अटेम्प्ट किया और दूसरे ने रोक दिया, तो अब उसने परफॉर्म भी नहीं करना और दूसरा उसने कंपनसेशन भी डिमांड कर लेनी है। ये बात क्लियर है? Promises bind the representative of promisers in case of death of such promiser। प्रोमिजर्स की डेथ के केस में प्रोमिसेस इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाइंड कर देते हैं। ये बात भी हम पीछे चैप्टर 7 में पढ़ के आए हैं कि अगर एक बंदा मर जाए तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर जॉइंट प्रोमिसेस हो तो वो मिलके जो रूल था। तो ये कह रहे हैं कि प्रोमिसेस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव को बाइंड कर देते हैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच प्रोमिसर बिफोर परफॉर्मेंस, अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। अनलेस कि आपने तय किया हो कि भाई मेरा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मरने के बाद बच्चों तक नहीं जाएगा, या अनलेस के कॉन्ट्रैक्ट हो ही पर्सनल नेचर का, जो मरने के बाद बच्चों को खुद ब खुद नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली ये रूल भी हमें पहले से पता है। तो कहने का मतलब है कि इन रूल्स को बस आपने देख के एक दफ़ा इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये किसी और जगह ऑलरेडी रिपीट हो रहे हैं। व्हेन अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज़ रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ, ब्रीच वाली बात आ गई। एक बंदा या तो रिफ्यूज़ कर देता है, याद है, या तो मुंह में मना कर देता है, या डिसेबल कर देता है हिमसेल्फ के वो प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगा। प्रोमिजी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। जब प्रोमिजर ने रिफ्यूज़ कर दिया या उसने कहा भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, तो प्रोमिजी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है, और ख़त्म करने के बाद क्या कर सकता है? कंपनसेशन डिमांड कर सकता है। वो उसको किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है। अगर ये ऊपर हो गया तो वो प्रोमिजर गलती पे परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं। प्रोमिजर ने परफॉर्म करने की कोशिश की, प्रोमिजी ने रोक दिया, आप उसके खिलाफ अदालत में जा सकते हैं। यानी कि आप अदालत में जाके साबित कर दें कि मैं काम करना चाहता था, ये नहीं कर रहा, या वो साबित कर दे कि इसका कसूर है। तो जहाँ जो साबित कर दे उसको अदालत फेवर कर देगी। तो ये बेसिकली ये वाला रूल कि अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया परफॉर्म करने से, या अपने आप को डिसेबल कर दिया यानी कि ब्रीच कर दी, प्रोमिजी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज़ सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज विलिंगनेस इन इट्स कंटिन्यूअस। अगर तो ब्रीच के बाद भी वो कहे कोई बात नहीं, खैर है, गलती इंसान से हो जाती है, मैं कबूल कर लेता हूँ, हम मिलके आगे कॉन्ट्रैक्ट को चलाते हैं, तो अगर पार्टीज़ ने आपस में तय कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट आगे चल भी सकता है। क्या ये बात समझ आई है सबको? ठीक है, आगे एक मैथमेटिकल टॉपिक है छोटा सा। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि इस टॉपिक का नाम थोड़ा सा मिस क्लासीफाई है, इसको एलोकेशन ऑफ पेमेंट कह देते तो शायद ज़रा ज़्यादा समझ आ जाती। टॉपिक का नाम है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। असल में ये एप्रोप्रिएशन के बजाय एलोकेशन ऑफ पेमेंट है। होता ये है कि अगर एक बंदे ने दूसरे के बहुत सारे ड्यूज़ देने हो तो फिर यहाँ लॉ हमें बताता है कि वो ड्यूज़ डिवाइड किस तरह से होंगे। एक बंदे ने दूसरे के बहुत सारे पैसे देने हैं, फ़र्ज़ करें 3-4 अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं, 3-4 अलग अलग तरह के पैसे देने हैं। अब वो बंदा पैसे लेके आता है,
तो सवाल ये है कि वो पैसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट एडजस्ट होंगे, उसके कुछ रूल्स हैं। ए क्यों करें, स्टूडेंट की बात करते हैं। स्टूडेंट ने SBI से कहा कि जी 25 जुलाई को, उसने कहा जी मैं आपसे बी लॉ पढ़ना चाहता हूँ, इन्होंने और 20,000 फीस तय पाई कि जी 25 जुलाई को आपने एडमिशन कराया कि जी मैं बी लॉ पढ़ना चाहता हूँ और फीस तय हुई 20,000। जब आप एडमिशन करा के अपने हॉस्टल पहुँचे तो आपके दोस्तों ने कहा कि हाँ भी कहाँ से आ रहे हो, आपने कहा मैं बी लॉ का एडमिशन करा के आ रहा हूँ। उनका खाली बी लॉ, टैक्स क्यों नहीं करा रहे? शुरू में बंदा बी लॉ के साथ टैक्स भी पढ़ता है और FR1 भी पढ़ता है। उसने कहा FR1 तो मैं असल में पिछली दफ़ा फास्ट ट्रैक में उठा के कुछ ना कुछ टकरें मारी थी, तो अभी पेपर तो रह गया है लेकिन मैं कुछ ना कुछ कोशिश करके उसको कवर कर लूँगा, मैंने पढ़ना बी लॉ और टैक्स ही है। तो ठीक है, उसने कहा भाई तो फिर टैक्स में भी तो एडमिशन कराओ, फिर बाद में कहोगे कि भाई टैक्स भी पढ़ना है। तो उसने कहा हाँ बात तो पता ही की है, टैक्स में भी एडमिशन कराना है। उसने 30 जुलाई को टैक्स में जाके 20,000 रुपये में एडमिशन करा दिया। एडमिशन कराने के 3-4 दिन बाद उसे याद आया कि सब कुछ हो गया लेकिन पैसे नहीं दिए अभी तक। कॉलेज वाले भी अच्छे लोग थे, उन्होंने कहा भाई 3-4 दिन तक अपने ईजी होके अपनी पहली इंस्टॉलमेंट दे देना। तो बच्चे ने क्या किया, 5 अगस्त को 18,000 रुपये जमा करा दिए। अब शायर कंफ्यूज है थोड़ा, मौर्रिख परेशान हो गया। उसने कहा भाई ये कौन से वाले पैसे हैं, आप हमसे 20,000 का बी लॉ पढ़ के गए हो, लेके गए हो, आप हमसे 20,000 में टैक्स लेके गए हो। 25 जुलाई को बी लॉ का एग्रीमेंट हुआ था, 30 जुलाई को टैक्स का एग्रीमेंट हुआ था। अब आपने आज 5 अगस्त को 18,000 दे दिए हैं। तो रूल नंबर 1 है कि पेमेंट करने वाला बताएगा भाई ये पेमेंट कौन से डेट की है। तो हो सकता है पेमेंट करने वाला कह दे भाई ये टैक्स के पैसे हैं, तो हम टैक्स में से माइनस कर लेंगे। वो कह दे कि ये हाफ डिवाइड कर दें, हम हाफ डिवाइड कर देंगे। वो कहेगा पहले मैं बी लॉ के पैसे भरना चाहता हूँ, बाद में मैं टैक्स के पैसे भरूंगा, हम बी लॉ में एडजस्ट कर लेंगे। रूल नंबर 1, पेमेंट करने वाला बताए कि ये पेमेंट किस मद में हो रही है। तो अगर वो बता दे तो हम फिर उस पेमेंट को उस डेट के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे। इस टॉपिक में क्या होता है, एक बंदे ने दूसरे के मल्टीपल पैसे देने होते हैं और वो एक पेमेंट कर देता है। तो हमने देखना होता है कि ये पेमेंट किसको एलोकेट होगी, कौन से डेट को एलोकेट होगी। ये बात समझ आई? पहला रूल क्या है वो बताएगा। स्टेप 2 पे आते हैं, उसने नहीं बताया। जब उसने नहीं बताया तो कॉलेज की मर्ज़ी है कि वो इसके अगेंस्ट एडजस्ट करे, इसके अगेंस्ट एडजस्ट करे, हाफ एडजस्ट करे, जैसे मर्ज़ी करे। हो सकता है इस बच्चे ने पीछे एक 5,000 ना जमा कराया, वो किसी टाइम पे PRC में आया, उस वक्त क्लासें लेके भाग गया था पेपर के करीब और 5,000 के उसके पैसे रहते थे। तो अब जब बच्चा आया और उसने 18 दिया और बच्चे ने मुंह से कुछ नहीं बोला, तो कॉलेज ने सबसे पहले क्या करना है, अपना 5,000 एडजस्ट करेंगे, फिर 13,000 रह जाएगा। फिर अपनी पसंद से सोचेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट से उसने नहीं भागना, कौन से सब्जेक्ट से नहीं भागना, तो फीस एडजस्ट कर देंगे दूसरे सब्जेक्ट में। जिसमें भागना उसमें नहीं, जिसमें नहीं भागना उसमें नहीं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बी लॉ इसने एंड तक पढ़ते रहना है और टैक्स में से कभी भी इसका ईमान डावाडोल हो सकता है कि नहीं मैं एक ही सब्जेक्ट दे दूं फॉर एग्जांपल। तो आपको पता है कि ये उसने पढ़ना ही पढ़ना है और यहाँ से भाग सकता है, तो आप 13,000 इसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लेंगे, तुम्हारे टैक्स के 13,000 रुपये आ गए। जब वो भागने लगे और कहेगी जी मैंने आपको 18 जमा कराए हुए हैं, अब तो मेरा सिर्फ 22,000 रह गया है, और जो 18 जमा कराए हुए हैं समझे बी लॉ तो पूरा ही पे हो गया, 2,000 और पकड़ें और मैं टैक्स ड्रॉप कर रहा हूँ, तो कॉलेज वाले कहेंगे भाई बी लॉ की मद में तुम्हारे 0 रुपीज़ आए हैं। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि जब आपने नहीं बताया ना तो फिर कॉलेज चालाकी करेगा, वो अपनी फनकारी करेंगे। तो या तो पेमेंट करने वाला बता दे, पेमेंट करने वाला नहीं बताएगा तो स्टेप 2 क्या है, रिसीव करने वाला अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। फ़र्ज़ करें आपने पेमेंट कर दी, कॉलेज वालों ने वो लेके 7 रसीदें रख ली और अभी सोच रहे हैं कि इस पेमेंट के साथ क्या करें कि अचानक से बच्चा अदालत लेके चला गया आपको कॉलेज को,
उसने कहा जी ये कॉलेज के साथ मेरा ये मामला इस तरह से करके गड़बड़ है और मैंने इनको पेमेंट की है। तो अदालत ने पूछा हाँ भाई आपने बताया था पेमेंट किस चीज़ की है? नहीं। बच्चे ने कहा नहीं। कॉलेज से पूछा कि आपने अभी तक एलोकेट की है? कॉलेज ने कहा नहीं हमने भी नहीं एलोकेट की। तो कोर्ट कहेगा कि अगर किसी ने एलोकेट नहीं की तो फिर टाइम एलोकेट करवाएगा, फिर टाइम, फिर FIFO फॉलो होगा। अकाउंटिंग में आपने पढ़ा हुआ है FIFO क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वो कहेंगे जो पहले आया वो पहले पे होगा। तो वो कहेंगे कि जी सबसे पहले तो वो 5,000 बकाया रहता है, वो एडजस्ट करवाओ। फिर जो बच गया इसने दिए 18,000, जो बच गया 13,000, वो इसमें से एडजस्ट होगा टाइम के हिसाब से। अगर एक ही टाइम पे 2 पेमेंट्स आ जाए, इसी के अंदर FR1 भी ऐड कर देते हैं। और बताएं कहाँ ऐड करें? जगह ही नहीं है। यहाँ एरो लगा के इधर ऐड कर देते हैं। 25 जुलाई को उस बच्चे ने FR1 में भी एडमिशन करा लिया और वो भी 20,000 का था। अब कहानी ये है कि उसने 5,000 पिछले सेशन का देना है, 25 तारीख को 20,000 की 2 पेमेंट उसकी ड्यू हुई हुई हैं और 30 तारीख को एक 20,000 की पेमेंट ड्यू हुई है। ना उसने बताया ना कॉलेज ने बताया। तो तीसरा रूल क्या है? टाइम एलोकेशन। तो टाइम एलोकेशन पे पहले 5,000 पे हो गया पूरा, अब बच गए 13,000। अब टाइम एलोकेशन पे जब आगे आते हैं तो पता लगा 25 तारीख को 2 पेमेंट हैं, 20,000 दोनों बराबर पेमेंट हैं, इक्वल रैंक हैं, एक ही टाइम पे हैं। तो इसमें से 6,500 एक पेमेंट को एलोकेट हो जाएगा और 6,500 दूसरी पेमेंट को एलोकेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ये तो आसान था, दोनों अमाउंट्स बराबर थी। अगर मैं अमाउंट कर दूं, ये 20,000 के बजाय मैं कर दूं 22,000 और ये मैं कर दूं फॉर एग्जांपल 18,000, वो गड़बड़ कर दी मैंने। ये नहीं काटनी थी, ऊपर वाली काटनी थी। अब क्या हुआ? 5,000 पे हो गया और 13,000 बच गया और हमारे पास 2 पेमेंट्स हैं, एक बी लॉ की 22 की और एक FR1 की 18 की। हाथ में कितने पैसे हैं? 13,000। तो 13,000 अब इस रेशियो में डिवाइड होंगे, यानी 22 + 18 40। तो मैं कह सकता हूँ कि 13,000 मल्टीप्लाई बाय 22/40 और 13 मल्टीप्लाई बाय 18/40। क्या ये कैलकुलेशन सबको समझ आ रही है? तो अगर तो किसी ने नहीं बताया तो फिर फॉलो होगा टाइम का रूल फॉलो होगा, टाइम के हिसाब से तरतीब होगी। और अगर उस टाइम की तरतीब में 2 इक्वल स्टैंडिंग पेमेंट्स हैं, यानी कि सेम टाइम पे हैं, तो फिर प्रोपोर्शनेट हो जाएंगी, इक्वली डिवाइड नहीं होंगी, प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। क्योंकि पीछे 20,000 सेम था तो दोनों की प्रोपोर्शन सेम बन गई थी, लेकिन अगर अमाउंट अलग अलग होगी तो उनकी प्रोपोर्शन अलग अलग। अब ये जो हमने इन रेगुलर के अलावा ये वाले को इंक्लूड किया है, ये जो रेगुलर पेमेंट्स हैं इनके अलावा किसको इंक्लूड कर सकते हैं? आप टाइम बार्ड वाले को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट डिस्प्यूटेड को इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर एक पेमेंट में फड्डा है, झगड़ा है, उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन जो टाइम बार्ड है उसको ऐड कर सकते हैं। बस इसके बाद एक ही रूल रह गया है, वो रूल मैं बता दूं, फिर इकट्ठे आप लोगों से सवाल ले लेता हूँ। चौथी चीज़ ये है कि अगर एक शख्स ने एक बैंक के या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पैसे देने हैं, उसने प्रिंसिपल भी देना है और मार्कअप भी देना है। उसका 1 लाख रुपया प्रिंसिपल है और 10,000 मार्कअप इकट्ठा हुआ है, तो 1,10,000 रहता है। उसने दे दिए 15,000। तो रूल ये है कि पहले 15,000 में से 10,000 पूरा मार्कअप साफ़ होगा, फिर जो 5,000 बच जाएगा वो उसके प्रिंसिपल में से माइनस होगा। यानी कि ये रूल नहीं है कि आप उन दोनों में प्रोपोर्शनेट कर देंगे। बैंक्स वगैरह बड़े बेरहम रूल पे चलते हैं, वो कहते हैं कि पहले इंटरेस्ट क्लियर हो, क्योंकि प्रिंसिपल कम हो गया तो उस प्रिंसिपल पे अगली दफ़ा मार्कअप कम बनेगा। तो पहले मार्कअप साफ़ होगा, फिर उसके बाद प्रिंसिपल की बारी आएगी। ये बैंकिंग की दुनिया में रूल है। ये कैलकुलेशन समझ आ रही है? सवाल बताइए, कोई कन्फ्यूजन? जी सर अगर उसमें बताया नहीं है तो भी इंटरेस्ट ही होगा। अगर क्या है? अगर उसमें बता दिया कि प्रिंसिपल
अगर वो बता भी दे प्रिंसिपल में से माइनस करें तो भी हम नहीं करेंगे, ये बैंकिंग का एक कॉमन रूल है और वो उसको फॉलो करते हैं कि वो मार्कअप पहले एडजस्ट होगा। जी, क्या ये सारी बात हमें समझ आ रही है? सारी एग्जांपल्स। इस टॉपिक को हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, बेसिकली एलोकेशन ऑफ पेमेंट। पेपर में वी कैन एक्सपेक्ट आज छोटा सा न्यूमेरिकल जिसमें वो कहीं एक बंदे ने दूसरे के 2-3 पैसे देने थे और अब ये एक पेमेंट आई है और वो बता दें कि या तो उस बंदे ने बताया है फिर हम उसे फॉलो कर लेंगे, या वो कहते हैं वो खामोश है तो फिर आप देखिएगा आपका फ़ायदा किस में, आप उस तरह से एडजस्ट करें। और अगर वो कहते हैं किसी ने नहीं एलोकेट किया तो फिर आप टाइम बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे कि जो पहले आया वो पहले और जो बाद में आया वो बाद में। ठीक हो गया? तो ये चीज़ हमें फिर समझ आई। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट यानी कि एलोकेशन ऑफ पेमेंट। एलोकेशन ऑफ पेमेंट के रूल्स देखते हैं। सारी बातें हमने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ अब उसको देखना है कि किताब में उसके अल्फाज क्या हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स मीन एलोकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर डेट। एप्रोप्रिएशन का मतलब है एलोकेशन ऑफ पेमेंट टू अ, किसी खास डेट को आपकी पेमेंट जब एलोकेट हो रही है तो उसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। पर्टिकुलर डेट और डेट्स, एक डेट या एक से ज़्यादा डेट को अगर एलोकेट हो रही है, जहाँ डेटर काफ़ी ज़्यादा डेट्स देने हैं किसी और बंदे के, अगर एक बंदे के ने दूसरे बंदे के काफ़ी सारे पैसे देने हैं तो अगर वो पेमेंट करता है तो उस पेमेंट को कौन कौन से डेट के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, इस फिनोमेना को कहते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट उसने एक्सप्लेन किया, फिर उसने रूल बताए। डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, अगर पैसे देने वाला बता दे कि ये पैसे किस चीज़ के हैं तो पेमेंट इफ़ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। अगर पेमेंट आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर देंगे। रूल 2, डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, उसने नहीं बताया। क्रेडिटर हैज़ ऑप्शन टू अप्लाई द पेमेंट टू एनी लॉफुल डेट। क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो अपने किसी भी लॉफुल डेट पे उसको एलोकेट कर सकता है ड्यू फ्रॉम डेटर, जो उसको डेटर से आने थे। इवन टाइम बार डेट ही क्यों ना हो, इवन वो पुराना डेट जो कि टाइम बार होने की वजह से ख़त्म हो गया वो उसको भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन कैन नॉट अप्लाई टू अ डिस्प्यूटेड डेट। अगर एक डेट पे झगड़ा है, अदालत में मामला चल रहा है कि ये आपका बनता है या नहीं बनता, उस पर एडजस्ट नहीं कर सकता वो। तो डिस्प्यूटेड पे अदालत में गए हुए, लीगल केस में गए हुए पैसे को नहीं एडजस्ट कर सकता, टाइम बार्ड को कर सकता है या अपनी पसंद से जो मर्जी तरतीब रख सकता है। जी जी, अब अगेन हमने कहा कि पिछली दफ़ा वो 5,000 दिए बगैर भाग गया था। डिस्प्यूटेड ये नहीं होता कि एक बंदा पैसे दिए बगैर भाग जाए, डिस्प्यूटेड ये होता है कि एक बंदा कहे ये मेरे बनते ही नहीं पैसे, मैंने देने ही नहीं है, कानूनी तौर पे आप गलत पैसे मांग रहे हैं और फिर मामला अदालत में चल रहा हो तो अदालत जब कहेगी कि ये पैसे देने बनते हैं तो फिर वो लीगली जिम्मेदारी होगी। नीदर पार्टी मेक्स एन एप्रोप्रिएशन, दोनों में से किसी पार्टी ने एप्रोप्रिएशन नहीं की। पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम। अगर किसी ने नहीं कहा तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम फॉलो होगा, वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड। अब टाइम बार्ड है या नहीं है इररिलेवेंट हो जाएगा, हम इन ऑर्डर ऑफ टाइम को फॉलो करेंगे। इफ़ डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, इक्वल स्टैंडिंग का मतलब है अगर वो सेम जगह पे खड़े हुए हैं, जैसे हमारी 25 जुलाई थी, 25 जुलाई पे 2 डेट्स एक साथ खड़े हुए थे, पेमेंट बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली। पेमेंट हर किसी को प्रोपोर्शनेटली एलोकेट होगी। प्रोपोर्शनेट समझ आता है? जैसे हमने वो 18 और 22 की कैलकुलेशन की, या इवन दोनों 20-20 थे तो बराबर कैलकुलेशन कर ली। अगर प्रिंसिपल और मार्कअप बोथ आर ड्यू, प्रिंसिपल भी ड्यू है और मार्कअप भी ड्यू है, तो मार्कअप पहले सेटल होगा और फिर प्रिंसिपल सेटल होगा। पहले मार्कअप फिर प्रिंसिपल। तो क्या एलोकेशन यानी कि एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कवर हुआ? अब आते हैं इससे आगे। किताब हमें समझाना चाह रही है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को तो पहले से समझ आई हुई है कि बस पढ़ लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कि वो डिस्चार्ज हो गया ईदर बाय परफॉर्मेंस, या तो परफॉर्मेंस हो जाए उसमें, या व्हेन कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स रिलेशन बिटवीन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर टर्मिनेटेड, या तो परफॉर्म हो जाए या जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है वो टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, और कम्स टू एन एंड अदरवाइज, ये किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाए। तो आसान अल्फाज में कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज होगा? जब परफॉर्म हो जाए, जब मनसूख हो जाए, या किसी भी और तरीके से जब ख़त्म हो जाए। तो इंतहाई आसान अल्फाज में कॉन्ट्रैक्ट के ख़त्म होने को डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और मैंने आपको कुछ मोड्स बताए थे कि कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है। हमने कहा परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो सकता है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो सकता है, ब्रीच से डिस्चार्ज हो सकता है,
इम्पॉसिबिलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है, इलीगैलिटी से डिस्चार्ज हो सकता है, और पार्टीज़ मिल के आपस में एग्री करके ख़ुद से ख़त्म कर दें या ख़ुद से टर्म्स चेंज कर दें तो उस तरह से भी डिस्चार्ज हो सकता है। इलीगैलिटीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा पता है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह और वो वाली सारी बातें। आपको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का पता है, आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता है, आपको ब्रीच का पता है। जो हमें अभी नहीं पता वो है कि डिस्चार्ज म्यूचुअल एग्रीमेंट से कैसे होगा और इम्पॉसिबिलिटी से कैसे होगा। तो आगे किताब यही दो तरह के डिस्चार्ज समझाएगी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिस्चार्ज कैसे होगा और इम्पॉसिबिलिटी से डिस्चार्ज किस तरह से होगा। म्यूचुअल एग्रीमेंट या कॉन्सेंट डिस्चार्ज कैसे होगा, इसमें 5 फिनोमेनाज होते हैं, 5 लफ्ज़ बोले जाते हैं, नोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन, रेमिशन, वेवर। इंटरेस्टिंग बात यह है कि किताब ने 2 लाइनों में समझा तो सब दिया, लेकिन इनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया कि इनका एग्जैक्टली क्या क्या मतलब है। तो मैंने उन्होंने सिफर साइड ट्यूटर नोट में ये चीज़ डाली हुई है किताब में, और आप लोग जिनके पास किताब नहीं भी है तो गूगल ड्राइव का लिंक उस व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है, आप वहाँ पे जाके और किताब को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये ट्यूटर नोट है, नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस बट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो खुदा ना खास्ता अगर आपसे इन 5 के बारे में अलग से वो पूछ लें, ये सोच के कि बच्चे ने 2 जुमले पढ़े हैं उसे समझ आ गई होगी, तो इसलिए एहतियातन दे दिया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लिख सकें, क्योंकि वो तो कह देंगे हमने ऊपर बता दिया था। अब एक कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट से कैसे कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, इसके 5 तरीके हैं। एक तरीका बहुत ही आसान सा तरीका कि रिसेशन हो जाए। ए ने बी से कहा था मैं आपको कुर्सियाँ दूंगा और आप मुझे पैसे देंगे, बी ने कहा था हाँ मैं पैसे दूंगा। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ए ने बी से रब्ता किया, उसने कहा जी वो कुर्सियों में ना थोड़ा सा डिले है, तो मैं बड़ा माजरत खा हूँ, मार्केट में मिल नहीं रही, मैं सोच रहा था मैं आपसे पूछ लूँ कि क्या थोड़ा बहुत डिले चल जाएगा। बी ने कहा यार यकीन करो मैं तुम्हें खुद कॉल करने वाला था, मैंने कहा कहीं तुम ब्रीच सुन के भाग ना जाओ, यार पैसे मेरे पास भी नहीं है, कुर्सी ने इस वक्त मैं भी ख़रीद नहीं पा रहा, जज्बाती होकर कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया था लेकिन ज़रूरत नहीं है। तो उसने कहा यार फिर एक दूसरे से शर्माना कैसे, मिल के कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, और मिल के दोबारा कागज़ पे लिख देते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट अपनी पसंद से ख़त्म कर रहे हैं। तो पार्टीज़ टू द कॉन्ट्रैक्ट अगर खुद ही से ही बाहमी एग्रीमेंट से अपने ही किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को खुद ही मनसूख कर दें तो ये रिसेशन है, कैंसलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज़। पार्टीज़ जो है उसकी म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। ये बात समझ आई। फिर वो एक और काम भी कर सकते हैं, अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी से कहा कि जी कुर्सियाँ अभी सप्लाई नहीं हो पा रही, मैं 10 दिन तक सप्लाई करूँगा। बी ने का मसला कोई नहीं, काम करते हैं, हम इकट्ठे होते हैं, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ना तुम 25 जुलाई को कुर्सियाँ सप्लाई करोगे, वहाँ लिख देते हैं 5 अगस्त को सप्लाई करोगे। क्या तुम मुतमईन हो? उसने कहा मैं मुतमईन हूँ। वहाँ तारीख चेंज की, 25 जुलाई के बजाय 5 अगस्त लिखा, दोनों ने साइन कर दिए। हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन हो गई है। अल्ट्रेशन क्या होता है? जब एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स या उसमें कोई चीज़ दोनों की रजामंदी से चेंज हो जाए। अगर किसी एक ने चेंज कर दिया तो वो तो फ्रॉड है। अगर दोनों ने बाहमी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को आपस में चेंज कर दिया तो इसको हम कहते हैं अल्ट्रेशन। अ वेरिएशन इन मेड इन लैंग्वेज और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये पांचों बातें म्यूचुअल एग्रीमेंट से होती हैं, और इन पांचों में से कुछ भी हो तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अल्ट्रेशन मतलब पार्टीज़ ने मिल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खुद ही से कोई ना कोई चेंज कर ली और दोनों उस पर मानते हैं। तो दोनों ने मिलके कैंसिल कर लिया, वो भी अलाउड है। दोनों ने मिलके ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन कर दी तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई बातें ख़त्म और अब नई वाली बातें फॉलो होंगी, यानी कि अब 5 अगस्त को माल डिलीवर होगा। फॉर एग्जांपल ए ने बी को कॉल किया, उसने कहा जी मैंने आपको कुर्सियाँ सप्लाई करनी थी, मेरे पास अवेलेबल नहीं है, एक और बंदा 3 दिन बाद अवेलेबल कर सकता है, तो आप कहें तो आपको उससे कॉन्ट्रैक्ट करा के अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर लें। बी ने कहा मुझे कोई मसला नहीं, 3 दिन बाद कुर्सियाँ मिल जाएं, तुम दे दो या कोई भी बंदा दे दो। तो ये इकट्ठे हुए और एक नया कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि बी का किसी XYZ के साथ था, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने से जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के माबैन है वो खुद ही से मनसूख होता है। तो ये कहलाता है नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट लाके पुराने को ख़त्म कर देते हैं। सब्सटीट्यूशन फॉर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड वन। इट कैन बी इधर बिटवीन सेम पार्टीज़ और सेम पार्टीज़ भी हो सकती है, डिफरेंट भी। तो नोवेशन में एक नया कॉन्ट्रैक्ट आके पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देता है।
अल्ट्रेशन में पुराने कॉन्ट्रैक्ट के फेस पे चेंजेस हुई थी और आपने उसको ओके किया था। ये ऐसे ही है कि एक बच्चा जो है वो उसने एडमिशन कराया वो हमारे पास बी लॉ में, और उसके बाद आके कहे नहीं जी बी लॉ के बजाय मुझे टैक्स में एडमिशन चाहिए, हम उसी के फॉर्म पे बी लॉ काट के टैक्स लिख दें, हम साइन कर दें, वो साइन कर दें, ये अल्ट्रेशन हो गई। नोवेशन ये है कि वो आए, वो कहेगी जी वो मैंने बी लॉ का एडमिशन कराया था, उसकी किस्तें अलग तरह से तय हुई थी, मैंने असल में टैक्स में एडमिशन कराना है। तो एक नए कागज़ पे टैक्स का एडमिशन हो और उस पर लिख दिया जाए कि फॉर्म नंबर 711 जो है वो अब ख़त्म हो गया है। तो एक नया कागज़ पुराने कागज़ को रिप्लेस कर दे नोवेशन, पुराने कागज़ पे आप चेंजेस कर दें अल्ट्रेशन, और उस कागज़ को दोनों मिल के मनसूख कर दें रिसेशन। तो ये 3 बातें किताब ने एक लाइन में बता दी, आई कैप ने एक लाइन में बताई हैं, मैंने डरते डरते नीचे एहतियातन उनको अलग अलग से भी समझाया है। इफ़ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट और टू रिस्काइंड, कैंसिल कर दें और अल्टरेट, पार्टीज़ मिलके या तो नया कॉन्ट्रैक्ट लेके आएँ या कैंसिल कर दें या उसमें अल्ट्रेशन कर दें, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड, ओरिजिनल को परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बात हुई है नोवेशन की, रिसेशन की या अल्ट्रेशन की। देन 2 और तरह की भी अलाउड चेंजेस हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब परफॉर्म हो रहा हो तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होते हुए कोई एक पार्टी अपने आप को मिलने वाला राइट दूसरे को छोड़ दे, रिलैक्स कर दे। ए ने बी को कुर्सियाँ देनी थी 2000 रुपये में, ए ने बी से रब्ता किया और उसने कहा कि जी वो कुर्सियाँ मैंने आपसे को 2000 रुपये में देने का वादा किया था, और अभी मार्केट में क्या हुआ है कि कुर्सियों का रेट काफ़ी कम हो गया है और मुझे कुर्सी सस्ते में मिली है, तो क्या आप अभी भी मुतमईन हैं? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं धोखा दे रहा हूँ कि मैं आपको महंगी कुर्सी दे रहा हूँ? बी ने कहा लग तो मुझे धोखा ही रहा था क्योंकि मार्केट में सस्ती कुर्सी मिल रही थी, मैं मजबूर था, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं वही प्राइस पे करूँगा। तो ए ने बी से कहा बताओ तुम्हें तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? बी ने कहा जी अगर हो सके तो मुझे कोई 200 रुपये छोड़ देते हैं आप। बी ने कहा कि कुर्सी के 2000 तय हुए थे, आपने मुझे कुर्सी देनी थी, मैंने आपको 2000 देने थे, लेकिन अगर आप इसमें से मुझे 200 रुपये छोड़ दें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ए मान गया। तो इसका मतलब है इन्होंने म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो जो 2000 रुपये की रकम है उसको चेंज करके क्या कर दिया, 1800। यानी कि एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अगर एक बंदा दूसरे से कम रकम एक्सेप्ट कर ले तो इसको हम कहते हैं रेमिशन, आसान अल्फाज में डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगर एक बंदा दूसरे को अमाउंट छोड़ दे तो वो बन जाएगी रेमिशन। फॉर एग्जांपल इसी केस में ए ने बी को कुर्सियां सप्लाई करनी थी 10 और रेट तय हुआ था 20,000 रुपया। मार्केट में कुर्सी बहुत महंगी हो गई। ए ने बी से कहा देखें जी कुर्सी बहुत महंगी हो गई है, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन चूंकि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपको मैं 10 कुर्सियां तो दे दूंगा, लेकिन शायद आइंदा हम लोग कोई बिज़नेस रिलेशन नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसमें मेरा बड़ा नुकसान हो गया है। तो बी ने कहा यार क्या बात करते हो, क्यों परेशान होते हो, एक काम करो 20,000 की रकम तय हुई है ना, मुझे 8 कुर्सियाँ दे दो, ठीक है कोई बात नहीं। अब बी ने खुद अपनी पसंद से अपनी 2 कुर्सियाँ छोड़ दी। अब ए 8 कुर्सियाँ दे और बी पहुँच जाए अदालत में कि मेरी बाकी 2 कुर्सियाँ कहाँ गई, तो वो गलत होगा। अगर बी ने एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस खुद ही से अपना राइट वेव कर दिया, सरेंडर कर दिया, तो ये कहलाता है वेवर, सरेंडर ऑफ अ लीगल राइट बाय एनी पार्टी। और उससे पहले हमने पढ़ा था रेमिशन, एक्सेप्टिंग अ लेस अमाउंट देन द इनिशियल अमाउंट एग्रीड। आसान अल्फाज में पैसे वाला पैसा छोड़ दे तो रेमिशन, जिसको राइट्स मिलने थे, कोई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ और चीज़ें मिलनी थी, वो अपने कुछ राइट्स छोड़ दे, तो इस तरह से। तो अगर एक बच्चा जो है वो आधा सिलेबस पढ़ने के बाद कॉलेज के पास जाए, कहे जी मैंने आधा सिलेबस पढ़ा है और अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा, मेरा दिल उछाट हो गया सीए से, मैं जा रहा हूँ, तो अब कॉलेज वाले बेचारे घबरा गए कि अब ये बच्चा कहेगा कि जी मैंने पैसे दिए थे, उस पैसे का भी कोई हिसाब किताब करें। तो कॉलेज ने कहा वो आपके पैसे जो आपने शुरू में सीट के दिए थे वो तो कंज्यूम हो गए। तो बच्चे ने कहा आप क्यों घबराते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं 2 महीने आपसे क्लास भी नहीं लूँगा और मैं आपसे पैसे के डिस्काउंट की बात भी नहीं कर रहा। चला गया बच्चा। 3 महीने बाद उसको किसी ने समझाया कि है की है, कॉलेज पे केस ठोक दो। वो आया, कॉलेज पे केस कर दिया कि ये कॉलेज ने मुझे 2 महीने कम पढ़ाया और पैसे पूरे लिए। तो वो कागज़ जिस पे वो लिख के दे के गया था कि मुझे 2 महीने की क्लासें नहीं चाहिए और मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो इससे ये साबित होगा कि उसने वेवर कर दिया था। अगर एक पार्टी अपनी खुशी से अपने आप को मिलने वाला राइट खुद ही छोड़ दे तो बाद में जो राइट उसने छोड़ा था वो उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो वेवर और रेमिशन और इन दोनों का फ़र्क समझ आ रहा है। इन दोनों को किताब ने इस तरह से इकट्ठे लिखा।
अब प्रोमिजी में डिस्मिस विद और रेमिट, प्रोमिजी को छोड़ा जा सकता है या रेमिट किया जा सकता है होली और इन पार्ट, या तो पूरा का पूरा या कुछ हिस्सा। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस, या तो उसको कोई चीज़ डिस्पेंस विद रिलैक्स की जा सकती है या कुछ रेमिट डिस्काउंट किया जा सकता है, पूरा भी और इन पार्ट भी किया जा सकता है, या उसको कोई टाइम दिया जा सकता है इस परफॉर्मेंस के लिए, और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फेक्शन विच ही थिंक फिट। और जो तय हुआ था उसके अलावा कुछ भी अगर वो सेटिस्फेक्शन में एक्सेप्ट करना चाहे, कुछ भी कम एक्सेप्ट करना चाहे जो उसे मुनासिब लग रहा है, तो ये अलाउड है। तो अगर एक बंदा जिसको राइट्स मिलने थे दूसरे से या पैसे मिलने थे, वो अगर कम पैसे मान जाए या कम राइट्स पे मान जाए, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल टर्म्स के साथ डिस्चार्ज हो गया। और अब नई बात यह है कि इसने 1800 की कुर्सी खरीदनी है, नई बात यह है कि 8 कुर्सियों के 20,000 रुपये देने हैं। ये हैं मिलते जुलते, तकरीबन अल्ट्रेशन हुई है, लेकिन एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस एक बंदे ने खुद अपना राइट छोड़ दिया। तो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अगर आप अचानक से एक लिखा हुआ राइट छोड़ दें तो वो रिमिशन या वेवर है, और अगर कागज़ पे चेंज करवा लें तो अल्ट्रेशन है, और नए कागज़ पे चेंज करके पुराने को मनसूख कर दें तो नोवेशन है, और कागज़ को ही सिरे से ख़त्म कर दें मिलके। तो ये पांचों बातें समझ आ रही हैं। ये 5 तरीके हैं डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट या म्यूचुअल कॉन्सेंट। तो इसको हम कह सकते हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। इसमें बाहमी रजामंदी से कॉन्ट्रैक्ट को दोनों पार्टीज खुद ही ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट की ओरिजिनल टर्म्स छोड़ देते हैं। तो अब इन 5 केसेस में ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल टर्म्स के साथ अदालत में अब काबिल कबूल नहीं है। अल्ट्रेशन में पार्टी चेंज हो तो क्या चीज़? अल्ट्रेशन में पार्टी चेंज होने का रूल नहीं है, नोवेशन में पार्टी चेंज हो सकती है, अल्ट्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं। पार्टी को चेंज कर दे, वो अल्ट्रेशन असल में वो फिर अल्ट्रेशन नहीं कहलाएगी, उस पर नोवेशन ही करनी पड़ेगी। अगर आप इतनी बड़ी चेंज कर लेना, इसको हम कानून की ज़बान में कहते हैं मटीरियल अल्ट्रेशन। इसके लिए फिर आपको एक नया कागज़ ही लेके आना पड़ेगा। यानी वो बच्चा सब्जेक्ट चेंज करा सकता है, पैसे चेंज करा सकता है, इंस्टॉलमेंट चेंज करा सकता है, शकील अपनी जगह वकील को नहीं भेज सकता, वकील के साथ एक नया कागज़ ही बनेगा। लेकिन शकील बिलों के बजाय टैक्स उठा ले, टैक्स की एक इंस्टॉलमेंट 5 दिन आगे करवा ले, ये हैं छोटी अल्ट्रेशन। और बड़ी अल्ट्रेशन क्या है कि बंदा ही बदल गया। तो बड़ी अल्ट्रेशन के लिए नोवेशन होती है। तो ऐसा हो सकता है कि शकील जो है वकील को अपने साथ लेके आए और कहे ये पढ़ना चाहता और मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो अगर आप मेरा वाला मामला इसके साथ कर लें, इसके साथ आप, तो हम कहेंगे अच्छा दिखाओ तुम्हारे साथ एक सेपरेट फॉर्म वो करें। वो फॉर्म करके उस फॉर्म की बैक साइड पे लिखेंगे कि इस फॉर्म ने, वकील के इस फॉर्म ने शकील के फलाना फॉर्म को ख़त्म कर दिया। डन। तो अल्ट्रेशन में पार्टीज चेंज नहीं हो रही, नोवेशन में पार्टीज चेंज हो भी सकती हैं और नहीं भी। जी जी, क्या इन चेंजेस का एक्सप्रेसली होना ज़रूरी है या इम्प्लाइडली? ये इम्प्लाइडली भी हो सकती हैं, बस कम से कम कुछ ऐसे गवाह मौजूद हों जो बाद में अदालत में साबित कर सकें कि इन लोगों का। लिखी हुई चीज़ तो साबित करना आसान होता है, इम्प्लाइड चीज़ को साबित करना इतना आसान नहीं होता। तो कम से कम आपको अपनी सपोर्ट में कुछ गवाह चाहिए जो अदालत में साबित कर सकेंगे यहाँ पे ऐसा हुआ था। नोवेशन के केस में जैसे आपने बताया कि एक बच्चा जैसे रिजल्ट से पहले मतलब उसने क्लासेस ली, ठीक है, रिजल्ट के बाद उसका माइंड चेंज हो गया, किसी दूसरे स्टूडेंट को लेके आता है, ठीक है, वो कहता है जैसे मतलब मेरी फीस तो चल रही, वो रेगुलर चलती रही, ठीक है, और इसको मतलब मेरे अगर एडमिट कर ले इसके पास वही फीस चलती, ऐसे हो सकता है? नहीं, अगर क्या है, अगर एक बच्चा कहता है कि मेरी फ़ीस चल रही थी, मतलब वो अपनी फीस ही देगा, अपनी फ़ीस देगा, बंदा चेंज करना पड़ेगा। वो कह रहा है फ़ीस आपको पूरी मिलेगी लेकिन बंदा चेंज कर लें, तो कॉलेज कहेगा भाई हमें शायद मसला ना हो, फॉर एग्जांपल कॉलेज को अगर मसला ना हो, लेकिन कॉलेज फिर भी एक नया फॉर्म ज़रूर साइन करवाएगा। क्यों? उस बच्चे को एक नया आईडी देंगे, उस बच्चे को नई एनरोलमेंट मिलेगी, वो बच्चा रिकॉर्ड में नए तरीके से आएगा, उस बच्चे का नया कार्ड बनेगा। तो कॉलेज को उस सब के लिए ज़्यादा आसान काम ये होगा कि वो पूरा फॉर्म चेंज कर लें, कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लें, ताकि सारे स्टेप्स उस नए वाले बच्चे पे हो जाएं। वरना व्हाट्सएप ग्रुप में पुराना बच्चा होगा। फीस सेम रहेगी, ठीक है। इन्होंने कहा क्या फ़ीस सेम रहेगी? अब ये पता नहीं इनविटेशन टू ऑफ़र है या ऑफ़र है, ये डिपेंड करता है दोनों पार्टीज़ ने उस वक्त म्यूचुअली क्या तय किया। कुछ बातें कागज़ पे लिखी होती हैं, आप कभी भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेना तो एडमिशन फॉर्म पे लिखी हुई बातें बड़े ध्यान से पढ़ने वाली होती हैं। तो ये आपने वही बात है कि अपने राइट्स आपने समझने हैं कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने पूछना है कि भाई क्या रूल है, और हर कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट के खात्मे को ज़रूर पूछ लेना होता है। क्या होता है, अक्सर पार्टनरशिप बनती हैं और ये सोचते हैं कि भाई हम तो हमेशा सारी ज़िंदगी चलते रहेंगे, तो इतने प्यार मोहब्बत में पार्टनरशिप बनाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि ये कभी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है।
तो वो तय नहीं करते और बाद में जब फड्डे पड़ते हैं तो पता ही नहीं होता कि किसको कौन कौन से एसेट जाने हैं। तो हर कॉन्ट्रैक्ट को तय करते वक्त अगर उसके अख्ताम को भी डिस्कस कर लिया जाए तो वो बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर फॉर सम रीज़न ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो कौन सी पार्टी के क्या राइट है और कौन सी पार्टी के क्या राइट्स हैं। कॉलेज वाले जो है वो लिख भी देते हैं कई दफ़ा वो बारीक सी लाइनों में कि जी ये आप तो पैसे दे रहे हैं उसके बाद भूल जाना है, ये आपने आना नहीं है दोबारा, आप जो है ना पास से भी गुजरे तो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप उस वक्त इतने जोश में होता है ना एडमिशन के, आप कहते हैं बस मैं आग लगा दूंगा। ताज़ा तो आपने पोस्ट देखी होती है 21 साल की एज में बंदा सीए कर गया होता है, तो वो कल से बेचारे ना बच्चे शदीद परेशान है। वो मतलब एक गरीब करके 21 साल की एज में सीए क्वालिफाई, अब सारे बंदे उसके पीछे पड़े। वो कह रहे नहीं ये पैदा होने से पहले इसने सीए शुरू कर दिया होगा, फलाना हो गया होगा। तो सम टाइम कुछ लोग थोड़ा सा फास्ट ट्रैक फॉलो करते हैं, वो कुछ क्लासेस स्किप करते हैं और ज़ाहिर है वो बचपन से अच्छा बच्चा रहा होगा तो वालिदैन ने भी एक आध क्लास जम करवा दी होगी, तो अच्छी एज में एफएससी कर ली होगी। और दूसरा ये कि फिर बच्चे काउंट कर रहे हैं कि अभी तो आर्टिकल्स और ये आर्टिकल्स में इतना टाइम लगता है फलाना, तो वो आर्टिकल्स अभी उसके गालबन ख़त्म नहीं हुए होंगे, आर्टिकल्स चल रहे होंगे, उसने पहले अपने 2-3 अटैम्प्ट दे के क्वालिफाई कर लिया होगा। लेकिन बच्चों में गम और गुस्से की लहर पाई जाती है। मतलब बजाय इसके कि बच्चे मोटिवेट होंगे, देखा मतलब जो कमिटेड हो वो कर सकता है, वो कह रहे हैं ये गलत है, ऐसे लोगों को सीए में नहीं आना चाहिए, क्यों आ जाते हैं खामखा। अच्छा अक्सर बच्चे लिख रहे थे मैं तो अभी 22 साल का हूँ तो मैं तो अभी कैफ कर रहा हूँ, तो ये जुल्म है। तो वो जो है ना कल एहतजाज, भरपूर एहतजाज नज़र आया, जो है ना वो सोशल मीडिया पे आवाम बहुत दुखी हो रही थी। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट विद नीड नॉट बी परफॉर्म, वो कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात भी अगर मैं आपको बताऊं कि आपने पहले से पढ़ी हुई है तो आप में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। इफ़ एनी प्रोमिजी निगलेक्ट और रिफ्यूजेस टू अफोर्ड द प्रोमिजर रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस, अगर प्रोमिजी मना कर दे या उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करने ना दे, उसको फैसिलिटेट ही ना कर दे, द प्रोमिजर इज एक्सक्यूज बाय सच निगलेक्ट और रिफ्यूज़ल एज टू एनी नॉन परफॉर्मेंस। प्रोमिजर एक्सक्यूज़ हो जाएगा। प्रोमिजर मैं आया और मैंने कहा जी मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए आया हूँ और कॉलेज वालों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला, मुझे स्टेज तक नहीं जाने दिया, वो मेरा प्रोजेक्टर बंद कर दिया, वो लैपटॉप लेके भाग गए, डिवाइस हाथ से छीन ली, मार्कर नहीं दिए, बच्चों को मारना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ और कॉलेज वाले मुझे सही से फैसिलिटेट नहीं कर रहे, तो मैं दुखी होकर चला जाऊंगा और मैं अदालत में जाके कहूँगा भाई मैं परफॉर्म कर रहा था, उन्होंने परफॉर्म नहीं करने दिया, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस काउंट हो जाएगा। तो अगर एक प्रोमिजी निगलेक्ट कर दे या रिफ्यूज़ कर दे प्रोमिजर को प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, तो ये समझा जाएगा कि आपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को रिफ्यूज़ किया है और उसका फिर वही रूल होगा जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वाला है। तो ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। देन किताब हमें बताती है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर दो बंदों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो इम्पॉसिबिलिटी से ख़त्म हो सकता है। ए ने बी से कहा था कि मैं आपको कुर्सियां सप्लाई करूंगा, बी इंडिया में होता था और ए पाकिस्तान में होता था, और हुआ ये कि दोनों मुल्कों की जंग छिड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। अगर तो पहले से जंग चल रही होती तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही ना पाते, एग्रीमेंट ही ना हो पाता, वो हमने पीछे पड़ा हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने का टाइम आ रहा था कि अचानक से जंग छिड़ गई। अब जंग छिड़ गई तो दोनों बन गए एलियन एनिमी, तो कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर देते हैं या पार्टीज़ को सजेस्ट करते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दें, नहीं तो कम से कम जब तक जंग चल रही है तब तक इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना किया जाए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। कब? जब वॉर डिक्लेयर हो गई। ये बात आपको पहले से पता थी। अच्छा, और किस तरह से इम्पॉसिबल हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट जिस बंदे के साथ हुआ वो था पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट, उसने गाना गाना था, उस बंदे की डेथ हो गई, तो पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट उस बंदे के साथ खुद ही से फौत हो जाता है। यानी अब बच्चे या लीगल वर्सा इस काबिल नहीं है कि वो उस बंदे के हिस्से का गाना गाएं। तो ये एक पर्सनल स्किल का था कि उसने गाना गाना था। गाना गाना गैर मुहज़्ज़ब बात है, चलो जी उसने पेंटिंग बना के देनी थी दूसरे को, आप कहते हैं ये भी गैर शरई बात है, तो हम कह देते हैं जी उसने उसका ऑपरेशन करना था, उसके गुर्दे का ऑपरेशन करना था। अब गुर्दे का ऑपरेशन करने वाला वो अकेला डॉक्टर था और उस जैसा को और गुर्दे का ऑपरेशन भी नहीं करता और वो डॉक्टर ही मर गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ज़बरदस्ती घर से खींच के लाके जाया करेगा कि जी आप आएँ और इस बंदे का गुर्दे का ऑपरेशन करें क्योंकि आपके अब्बा जी ने वादा किया था। तो अगर एक बंदे की डेथ हो जाए तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद ब खुद डिस्चार्ज हो जाएगा, अगर वो पर्सनल स्किल्स वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात समझ आई?
इसमें क्या है सर्विसेज एग्रीमेंट। जी, क्या सारे सर्विस एग्रीमेंट, तमाम वो सर्विस एग्रीमेंट जिसमें पर्सनल नेचर इन्वॉल्व है। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो बड़ी मिलती जुलती सी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बर्गर वाले से आपने तय किया कि आप बर्गर देंगे, तो जो उसका बर्गर बनाने वाला है अगर वो फौत हो जाए और एक दूसरा बर्गर वाला थोड़ा सा हल्का फुल्का कम क्वालिटी का बर्गर बना दे, तो ये गुड्स और सर्विसेज की मिक्सिंग है। इसमें नॉर्मल इस तरह का मसला नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसी पर्सनलाइज सर्विस है जो उस बंदे के अलावा दुनिया में कोई नहीं दे सकता, आपने एक बंदे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवानी थी, वो नहीं है तो कोई दूसरा बंदा बना देगा। तो इसलिए हम कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, यानी कि सर्विस ऐसी हो जो उस बंदे की ज़ात के साथ कनेक्टेड हो और उसके अलावा दूसरा उस लेवल की वो सर्विस ना दे सकता हो, तो अगर सर्विस की नोयत ऐसी होनी चाहिए कि वो स्पेशलाइज नेचर की हो, तो सारी सर्विसेज पे अप्लाई नहीं करेगा, उन सर्विसेज पे अप्लाई करेगा जो कि यूनिक हैं, जो कि ज़रा नॉर्मली महंगी होती हैं और उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके अलावा कोई और बंदा वो काम उतने आराम से नहीं कर सकता। जैसे आपके साथ हमने पढ़ाई का एग्रीमेंट किया, ठीक है, ये मुझे मारेगा एग्जाम्पल के एंड पे मुझे लग रहा है। ठीक है जी, हमारे साथ पढ़ाई का एग्रीमेंट किया, मुझे पहले से समझ आ गया ये इसमें जो है ना जी, हमारे साथ आपने पढ़ाई का एग्रीमेंट किया है और अगर आपको कुछ हो जाए मैं कैसे पहले कि मुझे मारे मतलब एग्जाम्पल उसी तरफ जा रही है ना। चले खैर, मेरे साथ एग्रीमेंट किया पढ़ाई का और मेरी डेथ हो जाती है अगर, ठीक है, तो डेथ होनी नहीं है क्या, तो याद कर लेना चाहिए कभी कभी। तो अगर एग्रीमेंट होता है और डेथ हो जाती है, अब एग्रीमेंट आपका हुआ है ख़ास तरह का कि आपने बीलॉ पढ़ना है एक ऐसे बंदे से जिसको ढूंढ ढांड के आपने कहा हाँ भाई ये जो है ना ये बड़ा मज़ेदार करके बीलॉ पढ़ाते हैं फॉर एग्जांपल, अगर तो वो स्पेशलाइज स्किल है तो वो डेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। और अगर फ़र्ज़ करें आप पढ़ने आए थे एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस था, जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थे कि टीचर जो मर्जी हो ठीक है, बस हमने इस सब्जेक्ट को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, हमने कौन सा पढ़ना है, बस टाइम ही गुजारना है, तो अगर तो इस नेचर की सर्विस थी तो शायद फिर आपको टीचर के मरने से ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो इसलिए ना लॉ इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करता है वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑफ पर्सनल नेचर। इस नेचर का है कि ये एक ज़ात के साथ अटैच हो गया है कि वो बंदा अगर नहीं है तो उस लेवल की वो वाली सर्विस आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए फिर अदालत में डिबेट ये होगी कि क्या ये सर्विस रिप्लेसेबल थी या नहीं थी। तो शायद पीआरसी में ये बात मान ली जाए कि सर्विस रिप्लेसेबल थी, लेकिन कैफ लेवल पे आप ये देखें कि पीआरसी में कोई अच्छे टीचर्स को नहीं सोचता, बस जिस कॉलेज के एम्बेसडर मार्केट में ज़्यादा होते हैं वो आपको घेर घूर को कहते हैं कि जी सीए कर लो, आप अच्छे वाले यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रहे होते हैं, आपको वहाँ से रोक के ले आते हैं। आप मेडिकल कॉलेज के बारे में सोच रहे होते हैं, वो कहते हैं यार क्या करोगे डॉक्टर बन के, डॉक्टर तो रोल रहे हैं और सीए बनो, सीए बन के रोलो। तो अब क्या होगा, पीआरसी में जिस कॉलेज के पास ज़्यादा एम्बेसडर होंगे, जो अच्छा ज़्यादा घेर सकता होगा या जो जितना पुराना कॉलेज होगा उसको एज मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ बच्चा इज़ नॉट कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ द टीचर, द पर्सन इज़ कंसर्न विद उसको सीए के बारे में गाइड क्या किया गया, उसको कितना मोटिवेट किया कि तुम्हें 2.5-3 साल में सीए करा देंगे, या उसको तो अगेन वहाँ सर्विस ऑफ द टीचर बच्चे के जहन में नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि पीआरसी के एडमिशन लेते हुए कहे ज़रा आप अपनी फैकल्टी दिखाएं, फिर फैकल्टी को गूगल पे सर्च करें कैसी फैकल्टी है। लेकिन कैफ में क्या होता है, अनलेस कि आपके साथ पहले से धोखा हो गया और पीआरसी के वक्त ही आपसे पूरा का पूरा एडमिशन करवा लिया हो कैफ का और बाद में आप रोते फिर रहे हो कि ये क्या हो गया। कैफ में नॉर्मली क्या होता है, आप सर्च करते हैं, ढूंढते हैं अच्छे टीचर को, उसके पास जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी ही फील्ड में पीआरसी में पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हालांकि वहाँ पे भी सर्विस है, बट कैफ में पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। सीफैप में तो बहुत ही पर्सनलाइज हो जाता है, क्योंकि सीफैप में तो फिर आप किसी और से पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो बड़े कम लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो इंडस्ट्री की नॉर्म्स देखी जाएंगी और अदालत में देखा जाएगा, अदालत देखेगी कि हाँ भाई कौन सा मामला किस तरह का था। तो सिचुएशन नंबर 1 कि अगर 2 बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और वॉर डिक्लेयर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। नंबर 2 पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट था और उस बंदे की डेथ हो गई। सिर्फ डेथ ही नहीं, पर्सनल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, वो जो गाना गाने वाला है उसकी ज़बान भी ज़ाया हो सकती है, ठीक है। जो डॉक्टर है उसको हो सकता है कोमा हो जाए और 15 साल तक कोमा में रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पर्सनल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है। एक एथलीट था जिसके साथ दौड़ने का एग्रीमेंट था, उसकी टांग टूट गई है, वो ज़िंदा है लेकिन वो वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। इसको कानून की ज़बान में, ऑल्दो हमारी किताब नहीं बताती, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें, इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन।
कि एक बंदा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो काम करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी डिसेबिलिटी आ गई है जिसके बाद वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट वो परफॉर्म नहीं करके दे सकता। तो ये दोनों बातें क्लियर हैं। थोड़ा आगे चलते हैं क्योंकि मैं दोबारा याद करा दूँ, ये क्रैश कोर्स है, हमने तो बातचीत ही शुरू कर दी है। मैं मौका देता हूँ सवाल का, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो मैं हमेशा मौका देता हूँ, लेकिन आप बीच में सवाल पूछ लेते हैं, ऊपर से टीचर को मारने लगे होते हैं तो तीसरी चीज़, सब्जेक्ट मैटर अगर डिस्ट्रॉय हो जाए। ए ने बी के साथ एक एग्रीमेंट किया एक स्पेशलाइज्ड नेचर की एक ख़ास चीज़ का कि मैंने ये वाली चीज़ आपको डिलीवर कर दी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा कि ये पूरी दुनिया में आखिरी एक घड़ी बची है जो कि इस लेवल की घड़ी है जिस पे इस तरह का गोल्ड लगा हुआ है, इतने इस पे डायमंड्स लगे हुए हैं और ये शाही ख़ानदान ने अपने ज़माने में किसी टाइम पे बनवाई थी और अब पूरी दुनिया में इस तरह की कोई घड़ी नहीं है। और दो बंदों का एग्रीमेंट हुआ कि एक बंदे ने दूसरे को वो वाली घड़ी बेचनी थी। घड़ी जिस दिन बेचनी थी उससे 3 दिन पहले अचानक से वो घड़ी टूट गई, तबाह हो गई, जल गई, या कुछ ऐसा हो गया कि वो तकरीबन सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर एक सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो जाए जिसमें एक चीज़ का एग्रीमेंट हुआ, अगर वो चीज़ एग्जैक्टली ख़त्म हो जाए, जैसे एक बंदे ने दूसरे से कहा कि जी फलाना घर, या मतलब एक बंदे की दूसरे से डील हो रही है कि भाई ये घर जिसके अंदर इतने कमरे हैं और इस तरह से करके ये मैं तुम्हें डिलीवर करूँगा, वाले घर पे बिजली गिर जाए और घर की वो चीज़ें ही ख़त्म हो जाएं जिनको आपने आपस में एग्री किया था, या कोई ख़ास गाड़ी की ये वाली गाड़ी जिसका ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इंजन नंबर, ये चेसिस नंबर होगा मैं तुम्हें दूंगा, और वो गाड़ी तबाह हो जाए। तो अगर सब्जेक्ट मैटर ही तबाह हो जाए तो भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये बात समझ आई। चौथी बात है, इसमें टेक्निकल है तो एक दफ़ा पहले इस बातों को थोड़ा सा देख लेते हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम कहते हैं अगर एग्रीमेंट हो इम्पॉसिबिलिटी का तो एग्रीमेंट तो खुद ही वॉइड है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन वैलिड था और सब्सिक्वेंटली इलीगल या इम्पॉसिबल हो गया तो हम याद है हम कहते थे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। कॉन्ट्रैक्ट शुरू में वैलिड था, बाद में क्या हो गया, वॉइड हो गया। तो अगर कोई भी ऐसा इवेंट जो प्रोमिसर के कंट्रोल में नहीं था, वो उसे प्रिवेंट नहीं कर सकता था, तो कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हो जाएगा इम्पॉसिबिलिटी या इलीगैलिटी से। अगर प्रोमिसर ने जान के इम्पॉसिबिलिटी छुपाई, उसे पता था इम्पॉसिबल हो गया, उसने फिर भी कॉन्ट्रैक्ट किया दूसरे से, तो धोखा है, वो लाइबल होगा, कंपनसेट करे। और अगेन अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया तो एवरी पर्सन इज बाउंड टू रिस्टोर एनी बेनिफिट रिसीव्ड और कंपनसेटेड अर्लियर। ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया तो उसने एडवांस दिया हुआ था और वो सब्जेक्ट मैटर तबाह हो गया, तो जो जिस बंदे ने दूसरे से जो बेनिफिट लिया हुआ वो एक दूसरे को वापस करना पड़ेगा। इफ एग्रीमेंट इज प्रूव वॉइड और कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनीवन हैविंग रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर दैट इज बाउंड टू रिस्टोर इट और टू मेक कंपनसेशन टू द पर्सन फ्रॉम हुम ही रिसीव। तो अगर दोनों में से किसी ने भी दूसरे से कोई बेनिफिट लिया होगा तो बेनिफिट वापस करना होगा या उसकी कोई ना कोई कंपनसेशन देनी होगी। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कब कब इम्पॉसिबल हो जाता है, कुछ एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स हैं, 4 केसेज हैं जहाँ वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। नंबर 1, सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड, वो मुद्दा ही तबाह हो गया जिसके ऊपर डील हो रही थी। डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी पर्सनल नेचर के अंदर, या डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जिसमें आप एलियन एनिमी बन जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड या ख़त्म हो जाएंगे। ये 3 बातें हैं। चौथी थोड़ी सी टेक्निकल है। If that particular state of thing which forms basis of a contract ceases to exist or occur, आपने बीलॉ में एडमिशन लिया, बड़ा जोशो खरोश में एडमिशन लिया, अभी एडमिशन लिए आपको 10 दिन हुए थे, क्लासें शुरू नहीं हुई थी कि अचानक से आई के अपने एक नई स्कीम निकाली, उन्होंने कहा हम बीलॉ का पेपर ही ख़त्म कर रहे हैं। आप कॉलेज आए, आपने कहा जी बीलॉ सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, अब हमारे पैसे वापस कर दें, तो हम कहेंगे नहीं, बीलॉ नामी सब्जेक्ट दुनिया में एग्जिस्ट करता है, उसकी किताब एग्जिस्ट करती है, उसका टीचर एग्जिस्ट करता है, हमारा क्लासरूम एग्जिस्ट करता है, हमारी स्लाइडें एग्जिस्ट करती हैं, माहौल एग्जिस्ट करता है, हम तो आपको पढ़ाएंगे। आपने हमें ये कब कहा था कि आप ICAP में दाखिला लेने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जब सबको पता है कि आपने जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है यहाँ से क्लासें पढ़ने का, उसके पीछे रूट कॉज क्या है कि आपने ICAP का एग्ज़ाम देना है। आप में से शायद ही कोई इसलिए पढ़ रहा हो कि उसको जानकारी हासिल हो, शायद ही कोई इसलिए पढ़ रहा हो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ लॉस के बारे में अवेयरनेस बढ़े ताकि माशरे का एक मुफीद शहरी बन सके। तो इसका मतलब है कि दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग विच फॉर्म्स बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे जो वजह है, अगर वो वजह ही ख़त्म हो जाए
याद हमने कहा था कंसिडरेशन वो ऑब्जेक्ट होता है, वो चीज़ होती है जिसमें डील है, और ऑब्जेक्ट वजह होती है। तो कंसिडरेशन तबाह हो जाए तो फिर तो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, और अगर ऑब्जेक्ट ख़राब हो जाए, वो वजह ख़त्म हो जाए जिस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो हम कहते हैं कि फिर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर वो वजह ख़त्म हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे रीज़न ख़त्म हो जाए और पार्टीज़ को पता था कि कॉन्ट्रैक्ट के पीछे क्या रीज़न्स हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदे ने दूसरे से कहा कि जी मैं इतवार बाज़ार में स्टॉल लगाऊंगा, और दूसरे ने कहा हाँ ठीक है तुम स्टॉल लगाना, मुझे इतने पैसे देना। अब उस खाली ग्राउंड में इतवार वाले दिन आप 15,000 रुपये उस स्टॉल का क्यों चार्ज कर रहे हैं उस बंदे से कि वहाँ इतवार बाज़ार लगना है? एंड हफ्ते की रात गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि इस वीकेंड इतवार बाज़ार नहीं लगेगा। जब इतवार बाज़ार नहीं लगेगा तो खाली ग्राउंड होगा। अब ग्राउंड भी मौजूद है, खोखा भी मौजूद है, लेकिन वो वजह ख़त्म हो गई है। वो क्यों 15,000 दे रहा था कि इतवार बाज़ार लगेगा और इतवार बाज़ार में मैं अपना सामान बेचूंगा। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि द थिंग विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो चीज़ जो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस फॉर्म कर रही थी वही ख़त्म हो गई है। वक्त बड़ा कम है, अगली क्लास का टाइम हो गया है, जल्दी से अब इसको क्लोज करते हैं। क्या ये पॉइंट समझ आया? कुछ नॉट एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स भी हैं। वो कहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को इम्पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते, मुश्किल कह सकते हैं, इम्पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते। अगर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफ़िकल्ट हो जाए, मोर कॉस्टली हो जाए, लेस बेनिफिशियल हो जाए, कुर्सियाँ सप्लाई करने में मुश्किल आ रही हो क्योंकि मार्केट में रेट बढ़ गया और रॉ मटेरियल महंगा हो गया और लेबर महंगा हो गया हो, तो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आप बाउंड हैं, आप इसको इम्पॉसिबल नहीं कह सकते। इवन वो हो जाए, कॉस्ट से भी नीचे चला जाए, यानी रेवेन्यू कॉस्ट से नीचे चला जाए, ब्रेक इवन भी ना हो, आपको लॉस का एग्रीमेंट हो जाए, तो भी इम्पॉसिबिलिटी काउंट नहीं करना। तो कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा कॉस्टली हो जाए या लेस बेनिफिशियल हो जाए, तो भी कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियली अनवाइबल हो जाए, यानी ब्रेक इवन से नीचे चला जाए, तो भी इम्पॉसिबिलिटी हो गई। अगर थर्ड पार्टी पे आप रिलाई कर रहे थे कि एक बंदे ने आपको कुर्सियाँ इसलिए देनी थी कि उसने कहीं से माल खरीदना था और आपको जल्दी से कुर्सियाँ दे देनी थी, वो थर्ड पार्टी भाग गई जिसने पीछे से उसको माल देना था, हमारा कोई कसूर नहीं, हमें तो कुर्सियाँ चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं हुआ। अगर मुल्क में स्ट्राइक, लॉकआउट, धरने, सिविल डिस्टर्बेंस, इस तरह के मामले हो गए, तो भी कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नहीं होगा। और पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, यानी कॉन्ट्रैक्ट में 3-4 चीज़ें और अगर वो सेग्रीगेट हो सकती हैं, एक चीज़ इम्पॉसिबल हुई और सारी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं हुई, तो जो एक चीज़ इम्पॉसिबल हो गई वो ख़त्म हो जाएगी और बाकी चीज़ें वैलिड रहेंगी। लेकिन अगर हम सेग्रीगेट नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल होगा। तो अब आपने याद रखना है कि ये 4 पॉसिबल ग्राउंड्स हैं और ये 5 नॉट अलाउड ग्राउंड्स हैं। तो ये अक्सर उन्हें पूछा है कि बताओ वो कौन सी सिचुएशन है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता। डिफ़िकल्टी को और इम्पॉसिबिलिटी को हमने अलग से देखना है। यहाँ पे सवाल लिए जा सकते थे, लेकिन इस वक्त अब वक्त कम है, अगली क्लास के बच्चे आ गए हैं, तो ये अब आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। पास पेपर की वीडियो जो है वो साथ साथ हम अपलोड कर रहे होते हैं, आप उसे देखा करें, तब जब आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। ठीक है जी, मिलते हैं। आज हमारे पास दरमियान की गली खुली है तो ईजी गोइंग।